नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान रिबत्ता पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में PYQ के साथ 1857 की क्रांति को पूरा किया था। तो आज का हमारा नया टॉपिक है राजस्थान में किसान आंदोलन। किसान आंदोलन क्यों हुए थे? राजस्थान में किसान आंदोलन हुए उसके प्रमुख कारण हैं, एक तो है लगान, एक क्या है लाग बाग, और एक क्या थी बेट बेगार। ये तीनों की बातें हम डिटेल से करेंगे। लाग बाग, लगान और बेट बेगार के विरुद्ध किसानों ने सामंतों के विरुद्ध किया था, ठीक है। और कब शुरू हुए थे? 19वीं 20वीं सदी में किसानों द्वारा किए गए सामंतों के विरुद्ध आंदोलन ही क्या कहलाते हैं? किसान आंदोलन कहलाते हैं। हम पहले बात करते हैं लगान की। लगान क्या है? लगान किसानों से सामंत द्वारा कृषि भूमि पर जो कर लिया जाता था ना, उसको क्या बोलते हैं? लगान बोलते हैं। किस पर लिया जाता था? कृषि भूमि पर। और किस अनुपात में लिया जाता था? एक निश्चित अनुपात में हो जाता था। उस कर को क्या बोलते हैं? लगान बोलते हैं। फिर लगान वसूलने की विधियाँ आती हैं। लगान तो एक ही होता था, लेकिन उसके लेने के तरीके अलग अलग होते थे। लगान वसूलने की विधियों में पहली विधि हमारी लाटा। लाटा कैसे लेते थे? लाटा फसल का उत्पादन हो गया, उसके तौल के आधार पर लेते थे कि 20% सामंत लेगा या 25% लेगा, 50% लेगा। ये अलग अलग रियासतों में अलग अलग था। फसल के उत्पादन के बाद तौल के आधार पर निश्चित अनुपात में लेने वाली विधि को क्या बोलते हैं? लाटा बोलते हैं। फिर लाटा एक तो जैसे किसी के 80 क्विंटल अनाज हुआ, उसमें से जितना भी प्रतिशत था वो ले लिया, ठीक है, तौल के आधार पर हो गया। दूसरा होता था खेत बंटाई। ये कोई खेत है 20 बीघा, उसमें से 25% बोले तो कितना हो जाएगा? 5 बीघा। ये इतने 5 बीघा देख लेते थे, उसमें से अपना हिस्सा ले लेते थे। ये होता है खेत बटाई। फिर क्या है? लंक बटाई। लंक बटाई मतलब जैसे कोई गेहूँ बाजरा है, उसकी पुली होती है ना, उसके आधार पर बांट लेते थे और वो ले लेते। रास बटाई क्या होता है? निकालने के बाद जो अनाज का ढेर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? रास। उसको आधा आधा बांट लेते थे, जितना % था उतना बांट लेते थे। ये किसके प्रकार हैं? लाटा के प्रकार हैं। मतलब निकालने के बाद ही या कटने के बाद ही क्या होता था? निर्धारित होता था लगान का। दूसरी विधि है कुंता। कुंता का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई खेत है, उसमें फसल खड़ी है, फसल देखकर सामंत आया और बोला इस बार तो आपकी अच्छी फसल है, इसमें से इतना मुझे दे देना कि इस बार अच्छी फसल है, आपके 100 कुंटल अनाज होगा, उसमें से 25 कुंटल मेरे को दे देना, ठीक है। 25% का मतलब 25 कुंटल दे देना। जितना भी % होता था वो अलग अलग रियासतों में अलग अलग होता था कि 25 कुंटल दे देना। उसके बाद 100 कुंटल हो या ना हो, ज़्यादा हो गई तो किसान को फायदा हो गया, लेकिन कम हो गई तो किसान को नुकसान होता था। ये क्या होती थी? कुंता। मतलब खड़ी फसल पर क्या अनुमान लगाकर निर्धारित करने की विधि थी। अगली विधि है लगान की घूघरी या बीज बराड़। ये और ही खतरनाक थी। फसल बोने से पहले ही जितना बीज बोया, किसी ने 20 kg बीज बोया और किसी ने 50 kg बीज बोया, तो इन पर इस बीज के आधार पर क्या कर देते थे? कर निर्धारित कर देते थे कि आपने 20 kg बोया है तो आपकी फसल कम होगी, आप इतना दे देना। और आपने 50% बोया है, 50 kg बोया है, तो आप पर लगान इतना लगेगा। ये मतलब फसल बोने से बीज की मात्रा के आधार पर क्या कर दिया जाता था? लगान का निर्धारित कर दी जाती थी। अगली विधि है इजारा। इजारा क्या है? एक ठेका पद्धति है। मतलब किसी को 20 बीघा खेत दिया और उसको बोल दिया कि आप मुझे 20 क्विंटल अनाज दोगे, 20 कुंटल हो या ना हो, ठीक है, वो अगले की जिम्मेदारी है। मतलब ये भी खराब विधि थी। एक विधि है हमारी मुकत्ता। ये क्या थी? ये फसल नहीं लेते थे, उसके बदले क्या लेते थे? पैसे लेते थे। मतलब ये कैसी है? नगद वसूलने की विधि है। ये हमारे क्या हो गई? लगान की विधियाँ हो गई, ठीक है। आगे हम बात करते हैं लाग बाग की। लाग बाग क्या होती थी? लाग बाग होती थी कि वह कर जिसका संबंध कृषि से नहीं होता था, कृषि से नहीं होकर किससे होता था? अन्य कार्यों से क्या होता था? संबंध। मतलब अन्य कोई कार्य कर रहे हैं, उस पर भी क्या लिया जाता था? कर लिया जाता था। मध्यकाल में कौन से कर प्रचलित थे? वैसे तो बहुत थे, लेकिन मुख्य कर थे। एक कर था सेंगटी। सेंगटी कर क्या होता है? सेंगटी कर पशुओं को जैसे ही कोई तो या तो कोई खरीदे या कोई बेचे, तो पशुओं के क्रय विक्रय पर, खरीदने पर भी क्या लगता था? टैक्स, और बेचने पर भी टैक्स लगता था। उसको क्या बोलते हैं? सेंगटी कर बोलते हैं, या सेंगटी लाग बाग बोलते हैं। फिर एक लाग बाग का नाम है गरज। गरज क्या होती थी? जैसे कोई गांव है, उसके बाहर कोई सामंत आया तो उसकी मनवार करनी पड़ेगी ना,
उसके के लिए क्या किया जाता था, गांव के किसानों से कर लिया जाता था कि सामंत आ रहा है, उसकी मान मरवार के लिए इतने पैसे लगेंगे, तो इतना इतना टैक्स दो। फिर एक लाख बाग का नाम क्या है, आग। अंग, ये क्या होता था, कोई भी किसान परिवार है उसमें जितने भी सदस्य हैं ना, और जो सदस्य 5 वर्ष से ऊपर है, ठीक है, 5 वर्ष से ऊपर, प्रत्येक सदस्य का क्या लिया जाता था, 1 रुपया लिया जाता था, उसको क्या बोलते हैं, अंग। एक होता था खिचड़ी कर या खिचड़ी लाख बाग। ये क्या होती थी, जैसे कोई गांव है उसके बाहर सेना कहीं जा रही है तो उसके बाहर डेरा डाल दिया, तो सेना के लिए खान पान खाने के लिए खर्चे के लिए क्या लिया जाता था, कर लिया जाता था, उसको क्या बोलते हैं, खिचड़ी कर बोलते हैं या लाख बाग बोलते हैं। फिर होता था एक कुंवर घोड़ा। कुंवर घोड़ा क्या होता था, जैसे ही कोई सामंत का नया घोड़ा खरीदता था तो उसके लिए किसानों से क्या लिया जाता था, कर लिया जाता, उसको बोलते हैं कुंवर घोड़ा। एक होता था चूड़ाकर। चूड़ाकर क्या होता था, सामंत की कोई रानी है या कोई सामंत या राजा की कोई रानी है, उस पर लिया जाने वाला कर क्या होता था, चूड़ाकर। एक होता था त्योहारा या त्योहारी। ये क्या होता था, बड़े त्यौहार जैसे कोई होली है, दीपावली है, रक्षाबंधन है, इन पर किसानों से वसूला गया शुल्क क्या होता था, त्योहारा या त्योहारी कर होता था। त्योहारी के बाद अगला कर है चिल्ला कर। ये क्या होता था, जितने भी किसान परिवार में नर पशु होते थे ना, उसकी संख्या के आधार पर या पहियों की संख्या के आधार पर लिया जाता था एक कर। कौन सा है, चिल्ला कर। ये वसूला कैसे जाता था, जैसे किसी किसान के पास 5 बैल हैं, ठीक है, 5 बैल हैं, तो उसके आधार पर वसूला जाएगा। और एक नर पशु के लिए पहिए काउंट करते थे, तो कैसे करते थे, एक नर पशु बराबर कितने करते थे, 2 पहिए। या तो बोलो 5 बैल बोलो या 5 नर पशु या 10 क्या हो गए, पहिए। इसके आधार पर लिए जाने वाला कर क्या कहलाता है, चिल्ला कर। अगला कर है चौरी कर। चौरी कर क्या होता है, किसान द्वारा अपनी बेटी की कोई शादी करता था ना, तो उस पर सामंत को 5 रुपये का भेजा जाने वाला अपमानजनक कर था। अपमानजनक कैसे था कि कोई दूल्हा आएगा, वो सामंत के जाके पैरों में गिरेगा और उसे 5 रुपये का कर देगा। ये इस प्रकार लगाया जाने वाला कर क्या था, चौरी कर। और एक था अखेराई कर। ये क्या था, कर राशि जमा करवाने पर भी क्या लिया जाता था, कर। जैसे कोई किसान के पास 100 रुपये जमा करवाने हैं तो उसको 101 रुपये देने पड़ते थे, मतलब 100 रुपये पर कितना रुपये एक्स्ट्रा लगता था, 1 रुपया एक्स्ट्रा लगता था। ये क्या हो गए, हमारे लाख बाग हो गए। ये मुख्य मुख्य लाख बागें हैं मध्यकालीन में। अगली बात करते हैं हम बैठ बेगार की। बैठ बेगार क्या होती है, बैठ बेगार वह होती है जैसे किसी किसान से कोई काम करवा लिया, उसके बदले उसे कोई पैसा नहीं दिया और कोई ना वेतन दिया, वो क्या होती है, बैठ बेगार होती है। उस समय मुख्य 2 बैठ बेगारें थी। एक तो थी कम ठाकर और एक क्या थी, हलकर। कम ठाकर के जैसे कोई किले का निर्माण करना है या कोई भी काम करना है, उसके बदले किसान से काम करवा लिया जाता था लेकिन पैसे नहीं दिए जाते थे। हलकर मतलब किसान से संबंधित कोई खेत का कार्य करवा लिया जाता था किसान से और बदले में कोई पैसा नहीं दिया जाता था। इनकी संख्या पहले 2 थी, उनकी बढ़कर कितनी हो गई, 16 हो गई। ये भी एक आंदोलन का कारण रहेगा। आंदोलन के कारण में 3 नाम थे। एक तो लगान, लगान की हमने बात कर ली। एक था लाख बाग, लाख बाग की हमने बात कर ली। और एक क्या है, बैठ बेगार, बैठ है बेगार है, हमने तीनों की बात कर ली। लगान तो क्या होगी, कृषि भूमि पर कर। कृषि भूमि पर कर को क्या बोलते हैं, लगान बोलते हैं। और लाख बाग क्या है, कृषि भूमि के अलावा, है ना, कृषि के अलावा जो कर लिए जाते थे उसको क्या बोलते हैं, लाख बाग। और बैठ बेगार क्या है, बिना वेतन, वेतन के बिना कार्य करवाना क्या कहलाती है, बैठ बेगार कहलाती है। इन दोनों की हमने बात कर ली है। आगे हम बात करते हैं सामंतों द्वारा राजा को दिए जाने वाले कर कौन कौन से थे। सामंत राजा को क्या कौन से कर देता था, उनकी बात करते हैं। उनमें है एक उत्तराधिकार शुल्क। उत्तराधिकार शुल्क कौन सा कर होता था, जैसे कोई ठिकाने का सामंत था, उसके स्थान पर कोई नया सामंत आया, उसने कुर्सी ग्रहण की, तो जैसे ही कोई नया सामंत आएगा तो वो एक राजा को कर भेजेगा, उसको क्या बोलते थे, उत्तराधिकारी शुल्क बोलते थे। इस उत्तराधिकारी शुल्क कोई अन्य रियासतों में क्या क्या बोलते थे, जैसे मेवाड़ रियासत है तो मेवाड़ रियासत में उत्तराधिकार शुल्क का क्या नाम था, तलवार बंधार कर था। और उत्तराधिकार शुल्क को मारवाड़ में क्या बोलते थे, हुक्मनामा या पेशकशी बोलते थे। उत्तराधिकार शुल्क को जयपुर में क्या बोलते थे, नजराना बोलते थे। ये नाम याद रखना, ये पूछा है।
फिर एक कर था न्योत ब्राड़, ये भी सामंत द्वारा राजा को दिया जाता था। न्योत ब्राड़ कर कब दिया जाता था? कोई जैसे राजा के परिवार में कोई विवाह है या कोई बड़ा आयोजन है, बड़ा त्यौहार है, उस समय सामंत द्वारा जो भेजा जाने वाला कर था ना, उसको क्या बोलते हैं? न्योत ब्राड़ बोलते हैं। इसके अलावा एक कर था छटूंद कर, ये भी सामंत द्वारा राजा को भेजा जाता था। ये कब भेजते थे? जैसे राजा ने कोई दरबार बुलाया और सामंतों को आमंत्रित किया, जब कोई सामंत राजा के दरबार में नहीं पहुंचता था या समय पर नहीं जाता था, तो उसके लिए क्या अर्जाने के रूप में जो कर लिया जाता था ना, उसको क्या बोलते हैं? छटूंद। एक कर था चाकरी, जो भी सामंत राजा को देता था। ये कब देता था? जैसे कोई युद्ध हो गया किसी दूसरी रियासत से, तो युद्ध के समय सामंत राजा को कुछ तो सैनिक भेजता था और कुछ रुपए पैसों की मदद करता था। ये कर क्या कहलाता है? चाकरी कर कहलाता है। तो हमने लाग बाग देख लिया, लगान देख लिया, बैठ बेगार देख ली और सामंत राजा को कौन से कर भेजता है ये देख लिए। इसके बाद हम बात करते हैं कौन से किसान आंदोलन हुए थे, उसमें किसने क्या भूमिका निभाई थी, उनकी बातें हम करते हैं। आंदोलनों को हम क्षेत्रवाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेवाड़ क्षेत्र के किसान आंदोलन। मेवाड़ क्षेत्र में सबसे पहले एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम क्या है? जाट किसान आंदोलन। ये कब हुआ था? 22 जून 1880 को हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था ये? मेवाड़ में एक मात्रकुंडिया नाम की जगह पड़ती है, जो कहाँ है? रासमी चित्तौड़गढ़ में मात्रकुंडिया नामक स्थान है, वहाँ से ये शुरू हुआ था। मात्रकुंडिया को क्या बोलते हैं? मेवाड़ का हरिद्वार बोलते हैं। ये आंदोलन शुरू हुआ लेकिन असंगठित था। शुरुआत के 2-3 दिन तक चला, लेकिन 3 दिन बाद में क्या हो गया? असफलतापूर्वक समाप्त हो गया। ठीक है, लेकिन ये आपको पूछ ले राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है, तो कौन सा होगा? जाट किसान आंदोलन होगा। और आपको पूछ ले राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन कौन सा है, तो आंसर बिजोलिया हो जाएगा। ठीक है, दोनों को अलग अलग याद रखना है। प्रथम किसान आंदोलन पूछे तो जाट किसान आंदोलन, और प्रथम संगठित पूछे तो कौन हो जाएगा? बिजोलिया हो जाएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, ये दोनों ही ध्यान में रखने हैं। आपको इतना याद रखना है, पहला किसान आंदोलन कौन सा था? जाट किसान आंदोलन। शुरू कब हुआ? 22 जून 1880 को। कहाँ से शुरू हुआ? मात्रकुंडिया से। ठीक है, इतनी बातें याद रखनी है। अगला हमारा किसान आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण यही है, अगर किसान आंदोलन में से 2 क्वेश्चन पूछता है तो एक क्वेश्चन तो बिजोलिया में से ही आएगा। अगर एक ही पूछता है तो 90% चांस रहते हैं कि वो बिजोलिया में से ही पूछेगा। इसलिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा भी यही है। इसको 2 क्लासों में पढ़ेंगे, कुछ आज पढ़ लेते हैं और कुछ हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन की। सबसे पहले तो बिजोलिया का परिचय देखते हैं। बिजोलिया नाम का स्थान कहाँ पड़ता है? वर्तमान भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बिजोलिया कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। लेकिन मध्यकाल में मेवाड़ रियासत का क्या था? प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। मेवाड़ रियासत में ठिकानों की श्रेणियाँ होती थी, प्रथम, द्वितीय और सेकंड। उसमें से प्रथम श्रेणी का ठिकाना था मेवाड़ रियासत का। ठीक है, प्राचीन नाम क्या है बिजोलिया का? विजयवल्ली है। ठीक है, और अन्य नाम बिजोलिया का क्या है? उपरमाल है। बिजोलिया गांव में कुल गांव कितने थे बिजोलिया ठिकाने में? तो 3 संख्या मिलती है, एक तो 79, 83 और 86। जब आंदोलन शुरुआत हुआ तब कितने गांव थे? 79 थे। अगर ये तीनों ऑप्शन में हो तो आपको 79 ही करना है। इसके अलावा ये जो भी ऑप्शन मिले वो कर देना है। और लास्ट तक कितने गांव हो गए थे? 86 गांव हो गए थे। ये कितने वर्षों तक चला था? 44 वर्षों तक। सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन भी कौन सा है? बिजोलिया। सर्वप्रथम संगठित आंदोलन पूछे तो भी कौन सा है? बिजोलिया। उस समय बिजोलिया की जनसंख्या कितनी थी? लगभग 15,000 थी। बिजोलिया का कुल क्षेत्रफल कितना था? 256 वर्ग किलोमीटर था। इसके अलावा बिजोलिया ठिकाना था वो 1527 में एक खानवा का युद्ध हुआ था, राणा सांगा थे उसमें। उस समय अशोक परमार ने सहयोग किया था राणा सांगा का, तो राणा सांगा ने अशोक परमार को ये ठिकाना भेंट किया था। आंदोलन हुआ उस समय ठिकानेदार कौन था? कृष्ण सिंह परमार था। आंदोलन के समय मेवाड़ महाराणा कौन था? फतेह सिंह था। आंदोलन में सर्वाधिक किसान किस जाति के थे? धाकड़ जाति के थे। ये बातें याद रखनी है सामान्य परिचय में। ठीक है,
इसके अलावा हम बात करते हैं, इसके अलावा हम देखते हैं बिजौलिया किसान आंदोलन के कारण क्या थे। उस समय बिजौलिया में कितने कर चल रहे थे? 84 प्रकार के करों के विरुद्ध था। 84 प्रकार के कर लागबाग थे, चालू थे। तो 84 प्रकार के करों में भी विभाजित किया गया है। एक बार पूछा बिजौलिया किसान आंदोलन के समय लागबाग की संख्या कितनी थी? उसमें 84 भी ऑप्शन था और 74 भी ऑप्शन था। उसका आंसर क्या मानना था? 74 मानना था। कुल कर तो कितने थे? 84। कुल कर पूछे तो कितने हैं? 84। इसके अलावा 84 को भी अलग अलग भागों में बांटा। एक तो क्या थी? लगान। लगान कितनी होती है? एक ही होती है। इसके अलावा लागबाग की संख्या पूछे तो कितनी थी? 74। बैठ बेगार की संख्या पूछे तो कितनी थी? 9। ये तीनों मिलाकर कुल कर कितने हो गए? 84। ये आंदोलन का कारण था। आंदोलन की शुरुआत कब हुई? किसने की? कहाँ से की? ठीक है, इसकी बात करते हैं। आंदोलन की शुरुआत, आंदोलन की शुरुआत हुई 1897 में। कहाँ से शुरू हुई? गिरधारीपुरा गांव पड़ता है कहाँ? बिजौलिया के पास में ही। गिरधारीपुरा गांव से गंगाराम धाकड़ का मृत्यु भोज चल रहा था। तो मृत्यु भोज के समय व्यक्ति बैठे थे और वहीं से शुरुआत कर दी गई। शुरुआत किसने की थी? साधु सीताराम दास द्वारा शुरुआत की गई। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। यह आंदोलन 3 चरणों में संपन्न हुआ। ठीक है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। द्वितीय चरण का नाम क्या है? एक अन्य नाम मिलता है राष्ट्रीय स्वरूप। एक क्या है? प्रभावकाल किसको बोलते हैं? प्रभावकाल तृतीय चरण को बोलते हैं। एक बार परीक्षा में पूछा बिजौलिया किसान आंदोलन का प्रभावकाल का नेता कौन था? तो माणिक्यलाल वर्मा, जयमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय। तो तृतीय चरण नाम नहीं दिया, क्या दे दिया था? प्रभाव दे दिया था। तो इनकी बात याद रखना है। तृतीय चरण को क्या बोलते हैं? प्रभाव, और द्वितीय चरण को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय स्वरूप। प्रथम चरण को प्रथम चरण ही बोलते हैं। तो प्रथम चरण शुरू कब से हुआ था? 1897 से लेकर 1915 तक। द्वितीय चरण 1916 से लेकर 1923 तक। तृतीय चरण 1923 से लेकर 1941 तक। मतलब कुल मिलाकर ये 44 वर्षों तक चला था। तो प्रथम चरण के नेता कौन थे? साधु सीताराम दास, इन्होंने शुरुआत की थी। इनके अलावा नानजी पटेल थे, ठाकरे पटेल थे, फतेहकरण चारण थे, ब्रह्मदेव थे। ठीक है, द्वितीय चरण के नेता पूछे तो एक ही नाम याद रखना है, विजय सिंह पथिक। और सबसे इंपॉर्टेंट ये, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन द्वितीय चरण में से आते हैं। तृतीय चरण का नेता पूछे तो माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय। अब हम एक चरण की बात करते हैं। आज हमारा प्रथम चरण पूरा करेंगे, द्वितीय और तृतीय चरण की बातें हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तो देखते हैं प्रथम चरण। प्रथम चरण की बात करते हैं। तो प्रथम चरण कब से कब तक था? 1897 से लेकर 1915 तक। 84 प्रकार के लागबाग थे। तो शुरुआत किसने की थी? साधु सीताराम दास ने। तो साधु सीताराम दास ने 2 व्यक्ति थे, एक तो था नानजी पटेल और एक क्या था? ठाकरे पटेल। इन दोनों को उस समय सामंत कौन था? करशन सिंह था। उसके पास भेजा कि आप करशन सिंह के पास जाओ और उनसे बातचीत करो कि कुछ राहत दी जाए। तो साधु सीताराम दास ने नानजी पटेल व ठाकरे पटेल को कहाँ भेज दिया? कृष्ण जी के पास भेज दिया। लेकिन उन्होंने कोई राहत नहीं दी। राहत नहीं दी तो नानजी पटेल व ठाकरे पटेल ने क्या किया? वो मुलाकात करने के लिए कहाँ चले गए? मेवाड़ के महाराणा। उसमें मेवाड़ के महाराणा कौन थे? फतेह सिंह थे। उनसे मुलाकात हुई कि ऐसे ऐसे हम कृष्ण जी से बात की और हमें कोई राहत नहीं दी गई, तो आप भी कुछ काम करो या कुछ राहत दो। फिर फतेह सिंह ने क्या किया कि मैं कैसे मानूं कि आप झूठ बोल रहे हो या सही बोल रहे हो? इसके लिए मैं एक आयोग का गठन करता हूं और आयोग द्वारा जांच करवाता हूं कि आपका मांगे सही हैं या आपका आंदोलन सही है या सामंत सही है। तो फिर कौन सा आयोग गठित किया? हामिद हुसैन आयोग को गठित किया। हामिद हुसैन आयोग ने रिपोर्ट दी। किसके पक्ष में दी? किसानों के पक्ष में दी। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। रिपोर्ट में आया कि किसान सही मांग कर रहे हैं और इन पे अत्याचार हो रहा है। रिपोर्ट तो पक्ष में आ गई लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं हुई तो खुश कौन होगा? कृष्ण सिंह खुश हुआ, किसान नाराज हुए। कृष्ण सिंह खुश होकर क्या करता है? नानजी पटेल व ठाकरे पटेल को बिजौलिया से निष्कासित कर देता है कि दोबारा बिजौलिया में दिख मत जाना। जैसे इनको बाहर निकाला, और बात है 1903 की, तो 1903 में क्या किया? कृष्ण सिंह ने क्या किया? 5 रुपये का अपमानजनक कौन सा कर लगा दिया? चौरी कर। आपको पूछेगा बिजौलिया में चौरी कर किसके द्वारा लगाया गया था? तो कृष्ण सिंह द्वारा लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1903 में। और चौरी कर कितने रुपए का था? 5 रुपये का। ठीक है,
इसके बाद 1905 में की बात है। 1905 में साधु सीताराम दास ने क्या किया, बिजोलिया में बिजोलिया मित्र मंडल की स्थापना की, जिससे किसानों को संगठित किया जा सके। तो बिजोलिया मित्र मंडल की स्थापना किसने की थी, साधु सीताराम दास ने। और कब की थी, 1905 में। फिर 1905 में ही किसानों ने क्या धमकी दी, जो कृष्ण सिंह सामंत था ना, उसको धमकी दी कि हम बिजोलिया को छोड़कर ग्वालियर की तरफ जा रहे हैं, हम यहाँ खेती नहीं करेंगे, हमें यहाँ नहीं रहना है। कहाँ जाने की धमकी दी, ग्वालियर जाने की। तो कृष्ण सिंह को लगा कि ये तो छोड़कर चले जाएंगे, तो उन्होंने किसानों को बोला कि चलो समझौता कर लेते हैं। समझौते में 2 कार्य किए, एक तो चौरिकर था ना, उसको हटा दिया, चौरिकर को हटा दिया। इसके अलावा लगान थी। लगान क्या होती है, कृषि भूमि पर लिया जाने वाला कर, वो कितने % था, 1/2 लिया करता था, उसके स्थान पर कितना कर दिया, 2/5। किसानों को लगा अच्छा बढ़िया राहत मिल गई, लेकिन मिला कुछ नहीं था। 50% के अलावा स्थान पर कितना किया गया था, 40% किया गया था। और 1906 में क्या हो गई, कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई। ठीक है, जैसे ही 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हुई, तो 1906 में ही एक नया सामंत आया, उसका नाम क्या था, पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह सामंत बनते ही उसने तलवार बंधाईकर लगा दिया था, जिसका मेवाड़ में नाम क्या था, तलवार बंधाईकर। और उसको क्या बोलते हैं, उत्तराधिकार शुल्क कर बोलते हैं। ये कहाँ लगा दिया था, मेवाड़ में लगा दिया कि मैं राजा को इतना कर दूंगा, तो आप इसके बदले मुझे इतना इतना पैसा दो, मुझे राजा को कर भेजना है। ये तलवार बंधाईकर सामंत किसको देता था, राजा को देता था। इसके पैसे कहाँ से वसूलने प्रारंभ कर दिए थे, किसानों से। कब की बात है ये, 1906 में। चौरिकर किसने लगाया था, कृष्ण सिंह ने। तलवार बंधाईकर किसने लगाया है, 1906 में, पृथ्वी सिंह ने। फिर राहत की बात की तो इसने किसानों को डरा धमका दिया, और लेकिन कोई राहत नहीं दी। 1914 में पृथ्वी सिंह भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। फिर 1914 में एक नए सामंत बने, जिनका नाम क्या था, केसरी सिंह। ये अल्पायु में थे, छोटे बच्चे ही थे। ये अल्पायु में थे, तो इनका ठिकाना का संचालन करना था, तो छोटा बच्चा तो कर नहीं पाता। उसके लिए क्या किया गया था, कोर्ट ऑफ वार्ड्स का गठन किया गया था। ठिकाने को चलाने के लिए किसका गठन किया गया था, कोर्ट ऑफ वार्ड्स का गठन किया गया। इसमें 2 पद होते थे, एक तो होता था मुंसरिफ, जिसको बोलते हैं अध्यक्ष। 2 क्या होते थे, कामदार या सदस्य होते थे। उस समय मुंसरिफ किसको बनाया गया था, अमर सिंह राणावत को बनाया गया था। ये याद रखना कि केसरी सिंह के समय कोर्ट ऑफ वार्ड्स के मुंसरिफ कौन थे, अमर सिंह राणावत। और कामदार कौन थे, 2 व्यक्ति थे, एक तो हीरालाल था और एक कौन था, तेज सिंह था। ठीक है, फिर ये अमर सिंह राणावत था ना, ये अच्छा आदमी था। इसने किसानों से बातचीत की, बोला कि मैं आपके 37 प्रकार के कर हटा दूंगा, हटाना चाहते थे ये। फिर लेकिन ये हीरालाल और तेज सिंह थे ना, ये अच्छे व्यक्ति नहीं थे। इन्होंने क्या किया, हीरालाल और तेज सिंह ने महाराणा फतेह सिंह से मुलाकात करी कि ऐसे ऐसे हमारा केसरी सिंह तो बच्चा है, और ये अमर सिंह राणावत किसानों के लिए ये कर रहा है, वो कर रहा है, कर हटा रहा है। तो आप एक आदेश पारित कर दो कि जब तक बिजोलिया ठिकाने का ठिकानेदार बड़ा नहीं हो जाता या वयस्क नहीं हो जाता, तब तक यहाँ की कर व्यवस्था में अपरिवर्तित रहेगी। और महाराणा फतेह सिंह ने यह आदेश पारित भी कर दिया कि जब तक बिजोलिया का सामंत वयस्क अवस्था में नहीं पहुँच जाता, तब तक बिजोलिया में कर व्यवस्था ऐसे ही रहेगी। ठीक है, बात कब की थी, 1915 की। जैसे ये आदेश पारित हुआ, तो साधु सीताराम दास से क्या हो गए, अलग हो गए। उन्होंने सोचा कि कितने दिनों से परेशान कर रहा हूँ किसानों को, कभी कहीं इकट्ठा कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, और कोई राहत तो मिल नहीं रही है, और ऐसा आंदोलन नहीं करूँगा मैं। और 1915 में साधु सीताराम दास क्या हुए, आंदोलन से अलग हो गए। ठीक है, ये हमारा पहला चरण कंप्लीट होता है। दूसरे चरण की बात हम करेंगे अपनी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।